हाय एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग फोर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, इन लास्ट सेशन वी हैव सीन अबाउट फोर्स। ओके, कंसेप्ट ऑफ फोर्स, और जैसे हमें कूलम्ब्स लॉ ने बताया था। ओके, तो मैंने आपको वैसे भी एक चार्ट पहले से ही दिया था, याद है आपको? ओके, सो ये मैंने आपको एक चार्ट बनाया था पहले फॉर्मूलाज के ऊपर। तो इसमें से जो कूलम्ब्स लॉ है वो आज हम लोग सीखेंगे। डोंट वरी, आई हैव रिटन डाउन द पॉइंट्स। ओके, सो दैट इट सेव्स योर टाइम। ओके, एंड दिस आर द इंपॉर्टेंट मैथ्स फॉर्मूलाज। ओके, तो पहले कूलम्ब्स लॉ के जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जस्ट ब्रिंग माय पेन्स। ओके, तो बहुत से बच्चों का वेक्टर्स थोड़ा बहुत ढीला होता है। ओके, मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ लेवल स्टैंडर्ड के। ओके, तो कभी भी याद रखना कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के है इसलिए हमको हमेशा वेक्टोरियल ही ऐड करना चाहिए। तो याद रखो, कभी भी आप वेक्टरली ऐड करते हो ना, तो अगर आप दो वेक्टर्स डायरेक्टली तभी ऐड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे दिस इज 3, इसका वैल्यू है 3। ये पूरा 3 हिस्सों में अगर आपने इसके 3 टुकड़े किए तो आपको 3 ऐसे छोटे छोटे मैग्नीट्यूड्स मिलते हैं। लेट्स से ओके, तो एक 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 ऐसे, तो इसका वैल्यू 3 है, तो अब इसको, और इसका वैल्यू है लेट्स से 2, 1 और 2, तो इसको आप 5 तभी बोल सकते हो। तो इसका मतलब 3 + 2 एक्चुअली इक्वल टू 5 इन मैथ्स, बट इट इज डायरेक्टली 5 इफ इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, लेकिन जब आप वेक्टर्स में बोलते हो ना, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वैल्यू का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, ओके, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, तभी आप 3 और 2 मिला के 5 लिख सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपका यही मैग्नीट्यूड ऐसे है, ये आपका 3 है राइट, और यही अगर आपका मैग्नीट्यूड ऐसे है 2, तो ये तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया राइट, तो इसका वैल्यू आपका इस डायरेक्शन में 1 होगा। ओके, तो ये आप थोड़े सा ध्यान रखो कि जब भी आप वेक्टर ऐड करते हो तो आप डायरेक्शन को मतलब थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखो। ओके, नेक्स्ट अगर आपका दो वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल अगर आपका ऐसा थीटा है, ओके, तो ये आपका एक केस हो गया। तो वेक्टर्स में 4 केसेस होते हैं। तो एक तो आपके दोनों मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन, नहीं तो दोनों वेक्टर के डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो सकते हैं, नहीं तो तीसरे केस में दो वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच में आपका एंगल है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपके दोनों वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं। देखो, अगर आपका इनकेस दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल है ना, तो याद रखो कि यहाँ पे हमेशा हाफ एंगल लेना चाहिए, मतलब ये जो आधा एंगल होता है ना, ये लेना चाहिए, और इसको हम लोग कहते हैं f cos थीटा। वैसे इसको भी हम लोग कहेंगे f cos थीटा। तो इस केस में आपके दोनों वेक्टर्स इक्वल है, देखो a और b इक्वल, तो इस केस में आप ये बोलोगे टचिंग एंगल हमेशा cos थीटा में, याद रखो। तो हमेशा जब भी आपका, ये आपको प्रॉब्लम्स करते समय आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो डोंट वरी। ओके, और ये आपका बनता है a, तो ये बनता है a cos थीटा, और ये बनता है आपका a sin थीटा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप वेक्टर रिजॉल्व करते हो, ओके, तो ये बनेगा आपका f cos थीटा। वैसे ये भी आपका f cos थीटा ही बनेगा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि ये मैंने एंगल इक्वल लिया है यहाँ पे, तो हमेशा बीच से आपका रिजल्ट आता है, ये बनेगा आपका f sin थीटा। वैसे भी ये भी बनेगा आपका f sin थीटा। तो ये आपके दोनों वेक्टर्स ऐसे कैंसिल होंगे। ओके, और आपका रिजल्टेंट बनेगा 2f cos थीटा, ऐसे 2a cos थीटा, जैसे ऐसे 2f। और ये तो जनरल केस है, मतलब अगर दो वेक्टर है, अगर वो इक्वल नहीं है लेकिन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लेते हैं a² + b² + 2ab cos अल्फा, मतलब वो पूरा एंगल लेना चाहिए अल्फा। ओके, तो ये हम लोग अभी यूज करेंगे, डोंट वरी, ये आपको मैं यूज करने को बताऊंगा, ओके, सिखाऊंगा। सो दिस इज अ मैथ्स, दिस आर सम मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, लाइक इवन देयर आर लाइक एपी एंड ऑल, दिस थिंग विल यूज, डोंट वरी, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे आपके मेंस के प्रॉब्लम्स आएंगे, एडवांस के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वैसे उस टाइम पे मैं बहुत सारे आपके चार्ट्स लूंगा, और उस टाइम को आपको ये पता चलेगा कि कैसे ही आपको मैथ्स के फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने। सो डोंट वरी, रिलैक्स। ओके, सो राइट नाउ विल डायरेक्टली कम टू आवर टॉपिक एंड विल डायरेक्टली डिस्कस द प्रॉब्लम व्हिच आर लाइक बेसिक्स एंड फॉर डेवलपिंग ऑफ बेसिक्स, और आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपके बेसिक्स आपको बहुत ही अच्छे ट्रेन करेंगे, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस हाई लेवल के सॉल्व कर सकते हो। ओके, डन। सो आई जस्ट रिमूव दिस। ओके, सो बेसिक्स को कभी स्किप मत करना प्लीज। ओके, okay, so let's continue now, okay fine, so let's continue now। okay, so यहाँ पे मैंने एक cos का फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि cos को हमारा cos थीटा का यूज होता है। और ये जो आप देख सकते हो कि आप लोग सर अपने यहाँ पे कुछ यूनिट्स जैसे लिखे हैं ना, यस। ओके, सो अगर आपने लेवल स्टैंडर्ड ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत यूनिट्स लिखे। तो ये यूनिट्स बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि ये यूनिट्स याद रखने में, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिट्स कैसे याद रखते हैं। ओके, तो आप में से बच्चे तो इंस्टा नहीं तो ऐसे सोशल ऐप्स तो यूज़ करते होंगे राइट। सो बेसिकली ऑब्वियसली जब भी आप ये ऐप्स यूज़ करते हो, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के फोटोज़ को लाइक देते हो, यू हैव सीन लाइक दैट राइट। सो इफ योर फ्रेंड इज अपलोडेड सम फोटो, अरे भाई ने फोटो अपलोड किया, चलो चलो लाइक करो। ओके, सो आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली आप पहले से लाइक बटन देते हो, ओके, ताकि भाई आपका खुश हो जाए राइट। सो ऑब्वियसली आप हमेशा
फोटो लाइक्स करते हो, तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप 1000 जब आपके फोटोज होते हैं, ओके, तो मैं आपको एक ट्रिक्स बता दूँ ये कैसे याद रखने का। जब आप 1000 आपके फोटोज लाइक होते हैं ना, तो आप उसको आपके साइड में 1000 ऐसा नंबर नहीं आता है, आपके सामने आता है 1K। ओके, तो आपने देखा होगा कि थोड़े लोगों के फोटो के ऊपर 1.1K होता है, नहीं तो 1.2K होता है, मतलब उन लोगों के 1200 लाइक्स हो गए। ओके, सो दैट मीन्स 1000 पीपल हैव ऑलरेडी लाइक दैट फोटो। सो याद रखो कि यहाँ पे भी वैसे ही है, जब 1K आएगा ना तो 3 0 आएंगे। देखो 1K आएगा तो 3 0 आएंगे। वैसे आपने देखा होगा कि सम सेलिब्रिटीज एंड ऑल गेट 1 मिलियंस ऑफ लाइक, राइट। तो इसका मतलब है उन लोग के 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं लाइक्स। ओके, तो 10 लाख का मतलब होता है मिलियन। सो 1M आता है उसके साइड में, तो 6 0 आएंगे। 6 0 मतलब आपका 10,000 होने के बाद 4 0 आएंगे। वैसे 1 लाख होने के बाद 5 0 और 10 लाख होने के बाद 6 0। मतलब जब आप मिलियंस में आपको जब किसी भी चीज़ के ऊपर आपको लाइक्स आते हैं, मतलब आपको ऑब्वियसली बहुत सारे लाइक्स है। ओके, दैट मीन्स इट इज लाइक 1 मिलियन, 1M यूल गेट। ओके, वैसे अगर आपने आपका मोबाइल का मेमोरी अगर स्पेस देखा होगा तो हमेशा वो GB में लगा होता है। इसका मतलब है उसमें 10⁹ बाइट्स होते हैं। ओके, तो जैसे कि थोड़े लोगों का 64 GB होता है, तो 1 GB का मतलब होता है 10⁹ GB। ओके, गीगाबाइट्स, तो वैसे बाइट्स होते हैं, इतने सारे बाइट्स। ओके, सो ऐसे अगर अपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फोटो के इनके 10⁹ अगर आपके लाइक्स है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है मिलना, लेकिन इनके अगर आपके आए भी तो आपके ऊपर साइड में G आएगा। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, डन। ओके, अब बोलोगे सर यहाँ पे भी आपने ऊपर भी यूनिट्स लिखे हैं। देखो ये तो आप बहुत ही आसान है, 1 मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 इक्वल टू 1 मीटर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, अभी 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, ये सर क्या हो गया। देखो आपको बताता हूँ, देखो 100 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है जिसको हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। अगर आप किसी भी कपड़ा लेने के लिए अगर पापा के साथ नहीं तो मम्मी के साथ गए हो, तो जब वो कपड़ा लेते हैं ना तो वो हमेशा 1 मीटर की टेप डालते हैं। ओके, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आपने ये 10⁻² दूसरी साइड लेके गए ना, 2 0 मतलब 10⁻², अगर ये आप दूसरे साइड लेके गए ना तो आपको ऐसे दिखेगा, तो ये तो डिवाइड होगा, तो ऊपर लेके गए तो 10⁻² होगा। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। ओके, तो मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब छोटा हो गया ना और मीटर बड़ा हो गया ना तो माइनस में होगा। ओके, वैसे ये छोटे यूनिट्स है, ये आपको एक थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखो ml to लीटर्स आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1000 ml मतलब 1 लीटर होता है ना, या सुन 1 लीटर होता है, मतलब ये 3 0 तो उस साइड लेंगे तो 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो ये अभी LL निकालो और इसमें mm डालो। ओके, तो बहुत सिंपल है, 1 मिलीमीटर इज, क्योंकि 1000 ml जब आप मिल्क लेते हो तो उसके ऊपर ml होते हैं। देखो ओके, तो उसका मतलब वो लीटर के हिसाब से होता है, राइट। ओके, तो इसका मतलब 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई। एक माइक्रो का आपको बहुत बार बार होगा रिपीट, तो उसमें 10⁻6 आएगा, इतना याद रखो। ओके, अभी नैनो में n आता है ना तो 9 आता है। देखो हम लोग 9 बोलते हैं ना हिंदी में, तो 9 का मतलब कहते हैं 9, राइट। तो n मतलब 9 आ गया। ओके, वैसे एमस्ट्रॉन के ऊपर एक 0 होता है। देखो, तो आप याद रखो कि इन सभी यूनिट्स में कभी किसी के भी ऊपर 0 नहीं है। देखो, सो यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे एक 10 आएगा, तो ऐसे ही तो 0 नहीं हो सकता है, तो उसके साथ कोई होना चाहिए, तो 1 नंबर होगा। ओके, तो 10 हो गया। ओके, वेरी सिंपल। और पिको मतलब -12। ओके, ओके डन। ओके डन, फिनिश। ओके, सो ये आपका मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया। ये तो डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थियोरी में पढ़ा था। ओके ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो विल कंटिन्यू विद टुडेस कांसेप्ट। ओके, आई जस्ट पिक माय डस्टर। ओके, सो विल कंटिन्यू विद टुडेस कांसेप्ट। ओके, सो हम लोग आज के कांसेप्ट में अभी कंटिन्यू करेंगे। और ये तो कॉस थीटा के फॉर्मूला से, ये तो आपको वैसे भी पता ही है। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करें। तो आपको याद है हम लोगों ने एक प्रॉब्लम बचा था इसमें से, इस कंसेप्ट में से, जो आपका था कि चेक दैट द रेशियो ऑफ k स्क्वायर अपॉन g MEMP इज डायमेंशनलेस एंड लुक फॉर। ओके, तो पहले आपको ये बोल रहा है कि लुक चेक दैट, चेक करने को बोला है कि k स्क्वायर अपॉन g MEMP इज डायमेंशनलेस। ये फुल स्टॉप मतलब ये आपका एक सेंटेंस हो गया। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके ओके, तो आपको ये क्या बोल रहे हैं कि आपको चेक करना है कि k स्क्वायर, क्वेश्चन 2, k स्क्वायर अपॉन g MEMP ये डायमेंशनलेस है, ऐसा बोल रहा है। ओके, अभी हम लोग आपको, अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ। ओके, तो बहुत ही आसान है। अगर ये डायमेंशनलेस आपको प्रूव करना है ना, तो वो चेक करने को बोल रहा है। तो पहले देखो कि ये किससे फॉर्मूला से आ रहा है। तो अगर आपने ठीक से सोचा ना, तो ये आपका आ रहा है कूलम्ब्स लॉ से। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता है कूलम्ब्स लॉ से? देखो बहुत ही आसान है। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग 1/4πε0 को ही तो k कहते हैं ना, तो ये बन गया आपका k। और ये e कब बनेगा? देखो जब आप एक प्रोटॉन लोगे, ओके, ये आपका जो प्रोटॉन होगा, तब आपका इसका वैल्यू होगा, n का वैल्यू होगा 1, q इक्वल टू n, क्वांटाइजेशन फॉर्मूला याद है, q इक्वल टू n। तो इसमें n का वैल्यू 1 होगा ना, तो ये आपका बनेगा प्लस e। और जब आप माइनस चार्ज लोगे
तो उसका आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इसका आएगा चार्ज का वैल्यू आएगा Q इज इक्वल टू माइनस ई। ओके, तो ये रेड पेन में लिखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस ई। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर आपने इसका फोर्स लिया तो क्या होगा, 1/k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना फोर्स का फॉर्मूला। यस सुनो, तो आप बोलोगे यस सर, हाँ ये तो सही है। तो अभी आपने अगर सोचा तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर R है तो इसमें आप क्या बोलोगे, तो इसका आंसर आएगा K E, ओके, मॉडुलस E इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस E। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्लस ये आएगा। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? यस, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी इमेजिन दिस देन ग्रेट, यू प्लस स्मार्ट। ओके, सो ये आपका कूलम्स का फोर्स दिखता है। कैन यू सी दैट? सो ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी कूलम्स की रिलेटेड है, के ई स्क्वायर। देखो ओके, आप बोलोगे लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है ना। देखो विल सी दिस थिंग, डोंट वरी, आर स्क्वायर माइट गेट कैंसिल विद। ओके, तो वैसे नीचे डिनोमिनेटर की क्या होती है, ये तो आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी, मतलब कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में अगर आपके दो मासेस है m1 और m2, तो इस केस में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स उसका लिखते हैं F इज इक्वल टू जी। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मैं ये ग्रेविटेशनल लिखता हूँ। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यस नो, यस नो। सो इफ यू हैव स्टडीड 11th स्टैंडर्ड, ओके, थोड़े लोगों के बेसिक्स थोड़े बहुत वीक होते हैं, सो आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस 11th स्टैंडर्ड कंसेप्ट कि याद रखो कि आपको ग्रेविटेशनल कंसेप्ट क्या बताता है कि अगर आपके पास दो मासेस है, वो दो मासेस कोई भी है, अभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल और आपके बीच में भी एक फोर्स होगा, क्योंकि मोबाइल को भी मास है। आप इसमें डालो, थैली में डालो, आपको मास मिलेगा ना, वेट मिलेगा। हाँ, तो मास है, आपको खुद को भी मास है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर आपके दो मासेस है तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, जिसलिए वो एप्पल उसके सर पे गिरा था। ओके, क्योंकि अर्थ ने उसको पुल किया था, राइट। सो उसके बीच में एक मास होता है, मतलब एक ग्रेविटी भी वहाँ पे केस होता है, लेकिन दो बीच में होती है, लेकिन वो नीचे ही क्यों गिरा, ऑब्वियसली वहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स है, राइट। सो यहाँ पे भी एक दो मासेस होते हैं ना, तो यहाँ पे इस केस में आपका एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। हमेशा मासेस का बीच में अट्रैक्शन ही फोर्स होता है। ओके, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं G m1 m2 बाय r स्क्वायर। बहुत ही आसान है। तो अभी आप बोलोगे सर ये यहाँ पे कैसे रिलेटेड, देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है, मतलब ये है मास ऑफ प्रोटॉन और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आपका वो भी मास है, उसमें भी मास है, तो वो भी उसके बीच में भी अट्रैक्शन ही होगा ना। तो ये रेशियो अगर आपने देखा ना, तो यहाँ पे इस केस में ये आपका बन गया G m E ऑफ इलेक्ट्रॉन m ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर। अगर आपने ये दोनों डिवाइड किया, 1 और 2 डिवाइड किया, तो क्या ये आपका r स्क्वायर कैंसिल होगा? यस। और इसका मतलब ये दोनों फोर्स है। तो फ्रॉम 1 and 2 आई जस्ट राइट फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलता है? सो आपको मिलेगा F ड्यू टू कूलम्स अपॉन F ड्यू टू ग्रेविटेशन, राइट। मतलब कूलम्स फोर्स लिख रहा हूँ मैं अपॉन ग्रेविटेशनल अपॉन r स्क्वायर, और ये बनेगा आपका G m e m p अपॉन r स्क्वायर। तो अगर आपने ठीक से देखा ना तो आपका r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। क्या ये रेशो आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस। तो यह रेशो आपको तब मिलता है जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से आप डिवाइड करते हो। यस नो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका यूनिट तो ये हो गया न्यूटन, और इसका भी यूनिट न्यूटन, मतलब इन शॉर्ट दोनों तो न्यूटन ही तो हो गए ना। तो न्यूटन कैंसिल हो गया, आपका डायमेंशनलेस बनेगा। तो ये आपका आंसर बनेगा डायमेंशनलेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देखो आप बोलोगे नहीं सर लेकिन ये तो कूलम का फोर्स है। हाँ, लेकिन वो फोर्स ही है ना। देखो भाई, वो ऐसा है, चीजें ऐसे है। कूलम्स क्या बोलता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, मतलब दो चार्ज अपने आपको एक दूसरे, फोर्स का मतलब सिंपल भाषा में बोलने का मतलब आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा, अगर आपको कोई पुल नहीं तो पुश कर रहे है, तो इसका मतलब फोर्स होता है। ये फोर्स मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, फोर्स मतलब बहुत ही आसान वर्ड्स में, कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर आपकी मूव हो रही है किसी के आपको पुल करने से, नहीं तो पुश तो करने से, तो वो पुल किसी भी वे को कर सकता है। वो शायद इलेक्ट्रिक के चार्जेस के अट्रैक्शन के थ्रू हो सकता है, नहीं तो वो ग्रेविटेशनल के मासेस के कारण हो सकता है। ओके, लेकिन तो वो फोर्स ही है ना, वो तो मूव हो रहा है ना। फोर्स का मतलब होता है मूव होना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ अगर आपके रास्ते के ऊपर मूव हो रही है तो हम लोग उसको इन जनरल गाड़ी बोलते हैं, राइट। मीन्स गाड़ी अगर आपकी मूव हो रही है तो आप बोलोगे हाँ उसमें तो 4 व्हीलर भी आ सकती है, 2 व्हीलर भी आ सकती है, देखो मूव हो रही है, उसमें कुछ इंजन होगा और वो कुछ मूव हो रहा है, तो उसको हम लोग गाड़ी बोलते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट इट इज लाइक दैट। तो फोर्स मतलब फोर्स, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये दोनों तो न्यूटन इसका यूनिट होगा, तो न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डायमेंशनलेस बनेगा। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो बेसिकली आपका फर्स्ट आंसर था वो डायरेक्टली डायमेंशनलेस चेक करने को बोला था, एंड आंसर इज करेक्ट, यस इट इज डायमेंशनलेस। अभी आपको ये बोल रहा है कि लुकअप ऑफ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, आपको फिजिकल कांस्टेंट्स के ऊपर देखने को बोला है, जो कांस्टेंट के वैल्यू होते हैं उनके ऊपर, और आपको वो बोल रहा है और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो इस रेशियो का वैल्यू क्या होगा ना, वो आपको पूछ रहे हो।
तो उसने बोला ये डायमेंशनलेस हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा वो आप क्या बता सकते हो? ओके, तो वो बोल रहे हैं कि वो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, वो आपको उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको कॉन्स्टेंट ऑलरेडी दे दिए है, तो इसमें आपको कौन कौन सी कॉन्स्टेंट चाहिए? के का वैल्यू तो फिक्स होता है, के का वैल्यू होता है 1/4πε0, यस नो, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ओके, 9 × 10⁹। तो इसका आंसर क्या होगा? के का वैल्यू 1/4πε0 दैट इज 9 × 10⁹, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके ओके, सो ये आपका बनेगा के का वैल्यू। ओके, सेकंड आपका क्या है? ओके, सो के इज 1/4πε0। ओके, सो आई विल जस्ट राइट दिस एज के इज 1/4πε0। ओके ओके, दूसरा वैल्यू कौन सा है बोलो? दूसरा वैल्यू आपको कौन सा चाहिए? क्योंकि आपको ये चाहिए ई तो चार्ज होता है, ई का वैल्यू सिंपल होता है 1.6 × 10⁻⁹ ओके, ये तो डायरेक्टली चार्ज का वैल्यू हो गया। ओके डन। जी का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है ना, तो ये आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यस, एंड दैट्स वैल्यू इज 6.67 10⁻11। ओके, सो ये आप एक काम करो, इसको आप ऐसे सॉल्व करो, कांस्टेंट का वैल्यू आपको यूनिट चाहिए ना, तो ये हो गया न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर और ये केजी का डिवाइड, सो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, लेकिन वो ऊपर जाएगा ना, वो केजी स्क्वायर डिवाइड होकर ऊपर जाएगा तो -2 होगा। ओके, सो ये होगा आपका जी का वैल्यू। ओके, एम का वैल्यू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.69 10⁻27 kg। ओके, तो ये आपको वैल्यूज यूज करने हैं, ये मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, ये आपको वैल्यूज यूज करने हैं और इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, इसको डिवाइड करके रेशियो फाइंड। ओके, चलो करेंगे, k² ओके, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 9 × 10⁻9 लिखो, के का वैल्यू, यस, ई का वैल्यू 1.6, तो ये मैं 2 बार लिखता हूँ क्योंकि स्क्वायर है ना, 1.6। पहले ही कैंसिल मत करो, पहले आप देखो कि कौन से कैंसिल हो रहे, तो मतलब पहले ही मल्टीप्लाई मत करो। ओके, मतलब पहले देखो आप कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। आई शो यू 10⁻11 9.1 10⁻31 और 1.6 एंड 10⁻27। ओके, तो इनमें से कौन से कैंसिल हो रहे हैं? देखो, ये तो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 है, अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो गया। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली आंसर लेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू का तो ये नहीं है, जरूरी नहीं इतना फाइंड करना। अप्रॉक्सीमेटली 1 डेसिमल में करेगा गया तो आंसर आ गया आपका। ओके, सो आई शो यू 9 एंड दिस इज 9.1, सो अप्रॉक्सीमेटली इट विल गेट कैंसल्ड। ओके, 16 16 ओके 4 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, सो ओके, सो ये आपका आंसर आ गया 1/4 × 10⁻9 - 19 19 38। तो ये तीनों कॉन्स्टेंट नीचे है ना, 10⁻, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस होंगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या है बोलो? ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.25, 1/4 मीन्स 0.25, राइट। ओके, सो इसमें से आप 31 में से 38 निकाल लो तो 7 बच गए। ओके, ये बन के 7 -7 और ये 20 और ये 11 + 9, सो ये हो गया 20, हाँ 27 हो गया, ये 20 और ये 27। ओके, सो आपका क्या बनेगा? ये प्लस करने का 4 में से, ओके, ये आंसर आएगा 40, सो 10⁻, अप्रॉक्सीमेटली 40 आएगा। Okay, you just solve this otherwise yourself. Okay, I have done my way. Okay, so you solve this, add this constants, or obviously you'll get 10⁻40. तो ये तो आपका कांस्टेंट आ गया नंबर, yes or no? तो इसका मतलब क्या है? See, so now is saying what does the ratio signify? तो अपने रेशियो का वैल्यू तो फाइंड किया है, तो इसका मतलब क्या है? देखो ये आपको कहाँ से मिला था? ये तो आपको यहाँ से मिला था ना, कूलम से, मतलब आपको कूलम से तो ये मिला था ना, G मतलब K E²/R² अगर किया, और ये G MEmP/R² किया, तो ये तो आपको कूलम से मिला था ना, और ये तो आपको ग्रेविटेशनल से मतलब 2 मासेस के बीच में आया था, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.5 10⁻39 आ रहा है ना, मतलब इतनी 2.5 को छोड़ ही दो। ओके बेटा, ओके, सो थिंग इज दैट 2.5 को तो आप छोड़ ही दो। ओके, 2.5 को तो छोड़ ही दो, लेकिन 10⁻39 इज सच ए ह्यूज वैल्यू नो, इसलिए याद रखो कि कूलम्स लॉ, इससे आपको क्या सिग्निफाई होता है कि कूलम्स का फोर्स इज मच ग्रेटर देन और 10⁻39 टाइम्स योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, मतलब कूलम्स का जो फोर्स होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। आप बोलोगे सर नहीं सर, इसका आप एक एग्जांपल दे। देखो आपको याद है जब भी हम लोगों ने जो पेन लेके मैंने जब चार्जेस को रब किया था मेरे सर के ऊपर, मीन्स दैट पेन मैंने रब, और जब मैंने बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर लिया था, राइट, तो बिट्स ऑफ पेपर उसको स्टक हो गए थे, राइट, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ। देखो आप सोचो, यहाँ पे सोचने की कोशिश करो। ओके, तो अर्थ तो इतना बड़ा है, अर्थ का मास भी बहुत बड़ा है, यस और नो? यस सर। ओके, सो अर्थ का मास भी बहुत ही बड़ा है। ओके, सो आप बोलोगे सर तो फिर यहाँ पे क्या हो गया एग्जैक्टली? सी, ये तो अर्थ हो गया, आपके जो बिट्स ऑफ पेपर थे वो तो इतने ही छोटे थे, ये तो आपके बिट्स ऑफ पेपर यहाँ पे थे, राइट, लेट्स से आई एम ऑन अर्थ, ये तो बिट्स ऑफ पेपर थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था ना, इन दोनों के बीच में भी तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, यस और नो? तो आप बोलोगे हाँ सर, इन दोनों के बीच में F ड्यू टू ग्रेविटेशन था, लेकिन फिर भी वो पेन ने
इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम किया ना, और इनके बीच में कौन सा फोर्स था, पेन और इसके बीच में, इसमें था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ पे मैंने कूलम्स लिया, उसको हम लोग FE भी बोलते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने कूलम्स लिया। ओके, सो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इन पेपर, ये पेपर किससे गया, क्या वो ग्रेविटी के कारण नीचे गया, नहीं, वो ऊपर ही आया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इसका मतलब है देखो, इतना बड़ा मास होके इतना बड़ा फोर्स डालने के बाद भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे 10⁻39 बड़ा है, इसलिए उसने उसको लिफ्ट किया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नो? ओके, सो याद रखो कि यहाँ पे ये ग्रेविटी और ये पेपर के बीच में फोर्स देखो, और ये चार्जेस और ये पेपर के बीच में, तो चार्जेस का फोर्स बड़ा होता है। ओके, हमेशा मासेस के कंपेयर, कितना 10⁻39 टाइम्स। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सो दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन। ओके, डन? Okay, so I hope people have understood this particular concept. Okay, finished. Okay, so now we'll go to the next question. I'll just remove this thing. Okay, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया अभी। Okay, तो ये मैं आपको थोड़ा निकाल देता हूँ। Okay. Okay, wait. Okay, so I'll just remove this. Okay, now we'll continue with our next session. Okay, means next question. Okay, तो अभी आप बोलोगे सर yes सर, तो अभी हम लोग next question करेंगे। Okay, okay. So the question is that, okay, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law. Okay, so अभी हम लोग ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1. Okay, so I'll just explain this question. Okay, Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses, मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं। देखो आपको मैं इसका मतलब बताता हूँ। ओके, इसका मतलब क्या है ना, अरे ये तो ऐसे हो गया, देखो 2 point charges। ओके, इनवर्स लॉ। ओके, कंपेयर स्ट्रेंथ बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द मैग्नेट्यूड्स ओके फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो, देखो वो ऐसे बोल रहे हैं। देखो आई जस्ट एक्सप्लेन इट, आई जस्ट रब दिस थिंग। सी, इट्स अ वेरी सिंपल कांसेप्ट। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं ना कि जो कूलम का लॉ होता है, कूलम का लॉ तो हमेशा दो चार्जेस के बीच में होता है, याद रखो। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हमेशा दो मासेस के बीच में होता है। ओके, सो यहाँ पे जो कूलम का लॉ है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रो चार्जेस के कारण हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस, तो वो बोल रहे हैं कि 2 point चार्जेस है ऐसे, जिसका लेट्स से वैल्यू है Q1 और Q2 है। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि या बिटवीन 2 point चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ आर इनवर्सली स्क्वायर डिपेंडेंट्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो है ना, ये जो कूलम्स है वो इनवर्सली डिपेंडेंट है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर। देखो आप देख सकते हो, वैसे ही ओके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन के ऊपर है, और वैसे ये मासेस भी है ना, वो भी आपका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड है। देखो ओके, तो ये आपका हो गया कूलम्स, और मासेस के इसमें भी स्क्वायर ऑफ इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी है, मतलब इनवर्स हो गया था ये इनवर्स रिलेटेड हो गया। ओके, एंड ही इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, सो आई जस्ट फाइंड दिस बिकॉज़ आई ऑलरेडी मार्क्ड ओवर हियर। ओके, तो ये आपका इनवर्स डिपेंडेंस हो गया। यस, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, तो अब ये बोल रहा है क्या पता है, नाउ इज सेइंग कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इन दोनों का फोर्सेस का स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला है। ओके, बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों का रेशियो आप सेपरेटली फाइंड करो और इन दोनों का आप रेशियो कंपेयर करो बोल रहे हैं। ओके, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए फाइंड किया था ना, तो इसका आंसर तो पहले का आंसर यही आएगा। तो फर्स्ट का ए का आंसर ये तो डायरेक्टली हो गया, ये तो डायरेक्टली फर्स्ट ए का फर्स्ट स्पीड हो गया। ओके, तो यही तो मैं बोल रहा था। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए डायरेक्ट आंसर यही बनेगा, गेटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए मैंने फाइंड किया था। ओके, सो इफ यू सी द कंसेप्ट हियर, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया था प्लस ई, और ये मतलब प्रोटॉन, और ये मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन लिया। ओके, ये हो गया माइनस ई, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। ओके, वेट आई जस्ट मार्क हियर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर, गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो ये दोनों का जो आंसर जो मैंने निकाला था वो एक्चुअली बेसिकली आपके बिटवीन 2 चार्जेस ही था। ओके, ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ, एंड दैट इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या करेक्ट। ओके, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और इनके मासेस के बीच में आपका रेशियो बोला है, मतलब ये चार्जेस के ऊपर और ये मासेस, तो आपका रेशियो ये आएगा। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड केस में बोल रहा है वो 2 प्रोटॉन्स के बीच में। ओके, तो ये आपका आंसर डिफरेंट होगा। आप बोलोगे सर आंसर क्यों डिफरेंट होगा? देखो, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लिया ना आपने, तो चार्ज तो आपका सेम होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने आपको बोला है वो तो लड़की है ना, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन मतलब ये हो गया आपकी लड़की। ओके, और ये प्रोटॉन मतलब क्या हो गया, ये तो आपका लड़का हो गया, ऐसा नो। तो याद सिंपल वे आपको याद रखने के लिए तो मैंने बहुत ही आसान चीज बोली थी, तो वो लड़की है और ये लड़का, ऐसा बोला था। तो अभी इस केस में ओके, सो अभी इस केस में
दो प्रोटॉन के बीच में बोला है, तो दो प्रोटॉन के बीच में चार्ज तो सेम ही होगा। देखो मैं चार्ज के बारे में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो ये तो आपका चार्ज सेम ही रहेगा, क्योंकि n का वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला में चार्ज, q मतलब चार्ज, तो n तो एक प्रोटॉन है तो n आपका 1 बनेगा, n प्रोटॉन के केस में, मतलब एक ही तो प्रोटॉन है ना, तो इसलिए 1 बनेगा। ऐसे एक ही दूसरा भी प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन्स मतलब दोनों का चार्ज सेम होगा, तो e का वैल्यू सेम होगा, न्यूमरेटर आपका सेम होगा, लेकिन आपका डिनोमिनेटर थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है ना, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हो, इसलिए दो प्रोटॉन के बीच में आपका वैल्यू का आंसर डिफरेंट आएगा। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे, ओके, सो फोर्स ऑफ कूलम्स अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ये बनेगा अभी k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सेम आंसर आएगा। तो मैं एग्जैक्टली ये सेम ही लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे दो प्रोटॉन मतलब मास स्क्वायर होगा अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा k 9 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁹ दो बार, क्योंकि स्क्वायर इसलिए, और ये हो गया g 6.6 × 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27, 1.6 × 10⁻27। तो आपका ये ऐसे बनेगा। देखो हम लोग ये फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर हम लोग को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कैंसिल करेंगे, ये बनेगा 9/6.67, राइट, और ये आपको बनेगा 9 - 19 19 38, ये आपको बनेगा 20 27 54, लेकिन ऊपर जाने के बाद प्लस होगा, ये नीचे -54 होगा, तो ऊपर जाने के बाद प्लस होगा, ये दोनों ऊपर लिया आपने, ओके, और ये प्लस 11, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो। सो 20 20 और 54 में से आप 38 निकालो, सो 74 में से 38 निकालो तो कितना आएगा, सो 36 आएगा, राइट, 40 56 70 36, या आंसर भी 36। गेटिंग दिस पॉइंट, ये आप सॉल्व, ये तो बेसिक मैथ है, ओके। तो इसका आंसर आएगा 10⁻36 टाइम्स, सो लेकिन यहाँ पे 10⁻39 टाइम्स आ रहा था। हाँ तो सर इसका भी रेशियो है ना, लेकिन ये तो सिंगल डेसिमल, नीचे भी सिंगल डेसिमल है, 9.0 जैसा हो गया ना, तो इसका आंसर कुछ हो रहेगा। देखो इसका आंसर क्या होगा वैसे भी, सो आएगा 20/3, राइट, 3 9 27, सो 1.35। सो अंडरस्टैंडिंग, सो आप बोलोगे सर इतना डिफरेंस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा नीचे से, इलेक्ट्रॉन का मास कम है ना 10⁻31, देखो, तो इसलिए उसका नीचे वैल्यू कम हो गया तो ऊपर वैल्यू बढ़ गया, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ओके। लेकिन प्रोटॉन के केस में वैल्यू डिफरेंट, तो ये वैल्यू डिफरेंट आ गया के कारण आपका रेशियो भी डिफरेंट होगा, ओके। देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओके ओके फाइन, getting this point, okay, so the answer is to this question is okay, between two proton, also estimate the acceleration of electron and proton due to electrical force पूछा है, ओके, तो ये आपको आंसर समझ में आ गया, राइट। तो इसका तो आंसर बहुत ही डायरेक्ट था, क्योंकि आपको सिर्फ रेशियो ऐसे कंपेयर करने को बोले थे, तो इस केस में अभी वो आपको बोल रहा है, ये आपका ये हो गया, आंसर हो गया, ओके, बिटवीन टू प्रोटॉन्स आपका आंसर हो गया। लेकिन उसने क्या बोला पता है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द, मतलब सेकंड पी सेपरेट बिट है, ओके बेटा आएगा फोन को, ओके फाइन। सो अभी आपका ये आपको सेकंड बीट, ये 2 पॉइंट जो था ना सेकंड क्वेश्चन बीट, तो वो आपका खत्म हो गया, ये फर्स्ट बीट का आंसर था, ये सेकंड बीट। अभी हम लोग बी क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ओके ओके, सो अभी हम लोग बी क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। सो यू कैन रिवाइंड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ओके, पॉज द वीडियो राइट नाउ, ओके। अभी हम लोग बी के ऊपर जाएंगे, ओके, सो बी का क्वेश्चन भी आप पढ़ो, ओके ओके, चलो तो बी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो बी क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ओके, एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो बी आपको बोल रहा है क्वेश्चन 1b, ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन आपका, ये हो गया इलेक्ट्रॉन आपका, राइट, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहा है कि ये आपका चार्ज हो गया प्रोटॉन का, दैट इज प्लस सी, ये चार्ज हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस सी, ओके। अभी आपको बोल रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। हाँ वो तो सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये एक लड़की होने के कारण, ओके, यहाँ पे आपका लड़की है, ये आपकी लड़की है, और यहाँ पे आपका लड़का है, राइट। तो मैंने तो आपको बोला था कि जब भी आप लड़का और लड़की देखोगे तो इनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन होगा, ये सुनो, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा। तो अभी आप ऐसे सोचो, आप प्रैक्टिकली ऐसे सोचो, देखो मैं आपको एक सिचुएशन बता दूँ कैसे आपको सोचना चाहिए, ओके। आप ऐसे सोचो कि लेट्स से थिंक लाइक अ मूवी, ओके। सो लेट्स से एक लड़का है, ओके, एक हीरो है और एक हीरोइन है, तो अभी ये लोग डेट के ऊपर है, ओके। तो ऑब्वियसली जब आप डेट के ऊपर देखोगे तो आपने देखा होगा कभी कभी मूवी में, तो जब लड़की आती है तो इनके दोनों के बीच में आई डोंट नो, दे गेट सम टाइप ऑफ अट्रैक्शन, राइट, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। तो वो एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, सुनो, यस यू कैन हैव सीन दैट। तो वो तो एक्सेलरेट हो गया ना, तो वो लड़का, मतलब देखो अगर फॉर एग्जांपल ये जो हीरो है हमारा, ओके, हूएवर दिस गाइस, तो ये तो हीरोइन को देखने के बाद उसको कुछ हो गया ना, पहले तो वो ऐसे नॉर्मल था, देख रहा था कि इधर से हीरोइन आएगी,
तो वो किस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, जिस डायरेक्शन से हीरोइन आ रही थी उस डायरेक्शन में तो उसने भागना स्टार्ट किया। इसका मतलब है उसको अट्रैक्शन ने उसको खींचा एक दोनों की तरफ। वैसी लड़की क्या अगर लड़का भागता देख रही है तो क्या वो लड़की पीछे भागेगी? नहीं, वो भी तो उसकी तरफ ही भागेगी ना। यस और नो? इन मूवीज पीपल हैव सीन दिस वेरी क्लियरली। तो उनके बीच में अट्रैक्शन के कारण वो बोल रहा है। यस और नो? तो वो बोल रहा है कि अभी देखो, अभी आप ऐसे अज्यूम करो कि इनके म्यूचुअल अट्रैक्शन जिसमें पहले स्टार्टिंग डिस्टेंस था 1 एंगस्ट्रॉम, तो इन दोनों के बीच में 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस था। तो वो बोल रहा है कि ये आपका है ना, वो कितनी इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया लड़की, और ये प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज लड़का हो गया, तो इनके एक्सेलरेशंस क्या होंगे वो पूछ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, पहले फोर्स फाइंड करो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा ना सम पीपल से। लेकिन सर ये फॉर्मूला तो हम लोग को थोड़ी टीचर ने बोला था, ये फॉर्मूला तभी लेते हैं जब मास कांस्टेंट होता है। हाँ, तो इस केस में भी तो हमारा प्रोटॉन का क्या मास चेंज होगा? नहीं, प्रोटॉन का मास सेम रहेगा ना। वैसे क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा? नहीं। तो इस केस में यस यू आर करेक्ट। ओके, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट ओनली व्हेन योर मास इज कांस्टेंट एंड यस देयर मास इज अ कांस्टेंट। सी, इसका मास तो चेंज नहीं होगा, इसका खुद का भी। खुद से देखो, एक वे देखो, लड़की भागी तो क्या उसका मास चेंज होगा? ऑटोमेटिक नहीं होगा। क्या लड़का भागा तो उसका मास चेंज होगा? नहीं होगा। ओके, सो ऑब्वियसली इस केस में हम लोग अगर देखा जाए तो एक्चुअली हमारा मास चेंज नहीं होगा। सो अज्यूम दैट दिस मास इज कांस्टेंट। ओके, सो ऑब्वियसली वी कैन यूज फॉर्मूला। अगर आपका मास चेंज हो रहा है, ओके, थोड़े लोग अभी साइंटिस्ट ऐसे सोचेंगे और बोलेंगे सर लेकिन उन लोग को पसीना भी तो आ रहा है तो उसका मास तो चेंज थोड़ा बहुत होगा। हाँ, तो अगर आप पसीना का इतना छोटा नेग्लिजिबल भी मास कंसिडर करते हो और अगर बोलते हो कि अगर मास चेंज होगा तो आपको वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे छोटी छोटी बात हम लोग नहीं लेते। ओके, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो हम लोग को हमेशा थोड़े थोड़े जो चीज़ें होती है ना वो हम लोग निगलेक्ट करते हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें। ओके, वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। ओके, वैसे बहुत सारी चीज़ें, तो आपका जूता भी घिस लेगा, उसका भी मास थोड़ा कम होगा। ओके, सो आप डोंट टेक दैट थिंग। ओके, बट जस्ट थिंक लाइक इफ दे से दैट थिंग दैट इट इज हैपनिंग देन ओनली यू शुड टेक इट, अदरवाइज यू डोंट टेक इट। दिस इज द रूल ऑफ फिजिक्स। सम पीपल दे डोंट नो, दिस कंफ्यूज एवरीथिंग। दे आर लाइक हाँ ये होगा, ऐसे होगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। अगर वो कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है ना तभी वो होता है, नहीं तो नहीं होता है। ओके, सो डोंट वरी। ओके, इस केस में आपका dp/dt होगा अगर मास चेंज हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे फिजिक्स में। यहाँ पे आपका मास चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो पहले फोर्स फाइंड करो, फिर एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के लिए मास इलेक्ट्रॉन का लेके फाइंड करो, और एक्सेलरेशन प्रोटॉन का लेके मास प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करो। ओके, सो फर्स्ट आई विल फाइंड द फोर्स। सो फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 q1 q2/r²। सो दिस थिंग हैज बिकम वेरी सिंपल। सो दिस विल कम 9 × 10⁹। q1 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या आएगा? क्योंकि माइनस का मॉड्यूलस प्लस ही आएगा ना, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ ये माइनस का मॉड्यूलस प्लस है। इसको प्लस मत कर देना भाई, मतलब ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आपने इसको प्लस किया। मैं इस साइन की माइनस का प्लस बोल रहा हूँ, इसका जो यहाँ पे माइनस साइन आता है ना तो उसको मैं प्लस बना रहा हूँ। ओके, ये रेज़ टू का मत बना देना। ओके, डोंट स्टडी रॉन्ग वे। और ये होगा एमस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 9 × 10⁹। ये 1.56 × 1.5 1.6 × 1.6, तो ये होगा 2.56, राइट? 2.56 इंटू, अदरवाइज राइट 2.56 वटेवर इंटू 10⁻19⁻38। ये 1 स्क्वायर का 1 होगा और ये रेज़ टू है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 × 2.56 इंटू 10⁻38 प्लस 20 प्लस 9, तो ये -9 हो गया। सो 9 × 10 2.56, तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी आपकी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो इतना आपका फोर्स न्यूटन में आएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ओके, सो दिस विल बी ऑफ फोर्स इन न्यूटन। ओके, तो अभी ये बोल रहा है कि अभी ये आपका फोर्स आपको मिल गया है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में तो इक्वल फोर्स हो रहा है। ऐसा लो, तो आपका इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेलरेशन होगा? इलेक्ट्रॉन के मतलब लड़की कितनी तेज से भागना स्टार्ट करेगी और लड़का कितना तेज से, मतलब वो कितना एक्सेलरेट करेगा एक दूसरे की तरफ। ओके, सो वो हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो आई विल रब दिस थिंग। ओके, तो दोनों का हम लोग को एक्सेलरेशन पूछे, तो दोनों के बीच में फोर्स तो सेम ही है। अब लोग इसमें फोर्स तो सेम है। ओके, हाँ, सो लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, सो आई विल शो यू हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन। वेट, ओके, सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन के केस में एफ ई डालेंगे, एफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स कितना मिला है? 9 × 10 2.56 10⁻⁹ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31 और ए, तो इस पर आप ए फाइंड कर सकते हो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल हो गया 2.56 × 10⁻⁹ और ये डिवाइड होकर ऊपर जाएगा मतलब प्लस होगा 31। सो ये आपका आंसर आएगा। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया हुआ? ऐसे किया मैंने। ओके, सो आपका आंसर आएगा 2.56 10 ये ऊपर जाने के बाद प्लस होगा, तो
तो आपका आंसर आएगा 2.56 इंटू 10⁻22 राइट, या मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, वैसे आपको प्रोटॉन के लिए कितना होगा बोलो? सो फॉर प्रोटॉन कितना होगा? So for proton, F is equal to mass of proton into acceleration of proton. So मतलब फोर्स तो सेम ही रहेगा 92.56 10 to the minus 9. मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10⁻⁻27 याद है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? ओके ओके, सो ये 16 256 राइट? यस, सो अप्रॉक्सीमेटली हम देखेंगे। सो हम टेकिंग दिस अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो इंटू 9 करो आप, सो ये क्या होगा? 54 नो कितना होगा? 9 254 5 16 14.4 होगा इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 10⁻⁻27, तो ये होगा 14.4 इंटू 10⁻27 में से 9 निकालो तो 18 होगा मीटर पर सेकंड। तो आप लोग इसका मतलब ये तो आपका वैल्यू 10⁻22 आ रहा है, ये 10⁻18 आ रहा है। हाँ, तो लड़की तो लाइट है ना, तो वो एक्सेलरेट ज़्यादा करेगी ना। देखो वो ऐसी सिचुएशन है, अभी ये लड़का है वो थोड़ा हैवी है, और लड़की तो लाइट है ना, तो लड़की तो तेज भागेगी ना इनिशियली फोर्स मिलने के ऊपर। तो लड़का बोलेगा हाँ ठीक है भाई चलो है इसको भागने दो, ओके, ये लड़की है पतली भी तो होनी चाहिए, ओके, तो ये बोलेगा, और वो एक्चुअली लड़की तेज हो गई और लड़का थोड़ा मतलब स्लो भागे, ओके, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 10⁻18 है। ओके डन, ओके, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, बट द थिंग इज दैट दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू रिलेट थिंग्स। ओके, तो पतली लड़की तो ऑब्वियसली है, तो ऑब्वियसली बाकी की देख, ओके, इससे कुछ वजन से फर्क नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ। ओके ओके फाइन, डन, फिनिश, या वेरी गुड, ओके, good. Okay, done. Okay, yeah. So that is the answer for the question number 1. Okay, finished. Okay, very nice. Okay, तो अभी question number हम लोग 2 करेंगे. Okay, done. Yeah. Okay, so I'll just wipe this board. So you please take the screenshot of this. Okay. I'm trying to make this interesting because then it becomes very fun for learning. Otherwise नहीं तो बकवास जैसे बोरिंग होगा आपके लिए। तो जब भी मैं एग्जाम्पल तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो आओ सर। ओके नाइस। ओके चलो, तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सो आई गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्जेस आपके Q1, Q2 और Q3 तीनों का वैल्यू है Q बोल रहा है। ओके फाइन, क्योंकि ईच बोला है मतलब हर एक का वैल्यू करना चाहिए। हाँ ओके, एट द वर्टाइस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ओके, सो तीनों को आपने वर्टाइस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाया ऐसे। ओके, ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली ऐसे होगा। ओके, मतलब तीनों के बीच में एंगल 60 होता है। आई होप पीपल रिमेंबर दिस। ओके, योर बेसिक मीन्स। ओके, ऑफ साइड L बोला है ना, हाँ साइड L। ओके, वो इट्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो आई जस्ट राइट दिस एज 60, सो यू अंडरस्टैंड इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके फाइन, वेरी गुड। अभी आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद सेम साइन एज Q। ओके, तो ये तीनों चार्ज ऐसे है, Q, Q और Q। ओके, आपको फिगर भी दिया है। ओके, ये देखो शोन इन फिगर। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसके अगर आपने सेंट्रोइड के ऊपर रखा, मतलब आपके सेंट्रोइड, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड हमेशा इक्विलेटरल के ट्रायंगल में हम लोग को पता है कि इस केस में आपका डिस्टेंस सेंट्रोइड सभी वर्टाइसेस से इक्वल होता है। यस और नो? आपको हमेशा सिमेट्रिकल फिगर दिए जाएंगे। ओके, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड भी नहीं करना आता है तो आप अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पता है, ओके, दैट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, एंड इफ यू नो लाइक trigonometric angles, and if you know Pythagoras theorem, okay, like small maths from 11th standard and 10th standard, then definitely you will definitely solve for the different values and all. Okay, मतलब बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डोंट वरी, आई विल शो यू। ओके, वॉट एवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली नॉट जस्ट मोस्ट, एवरीथिंग आई विल शो यू। ओके, रिलैक्स। ओके, तो आपको सिर्फ दिमाग यूज करना चाहिए। ओके, आपने सिर्फ दिमाग यूज करना चाहिए। ओके, सो इसका आंसर आपको क्या आएगा बोलो? एंड यस, इट इज लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस एंड ऑल, देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, देयर इज नो डाउट। ओके, यू कैन कॉम्पेंसेट विद एडवांस नाउ। ओके, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? सो कंसीडर Q1, Q2 एंड Q3 ईच ऑफ वैल्यू Q द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ऑफ साइड है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विद द सेम, ओके, प्लेस एट सेंटर। तो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा वो पूछे। तो मैंने आपको बोला था, तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से बोला है कि कभी भी अगर किसी के ऊपर फोर्स के बारे में पूछ रहे आपको, तो हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि वो आपका कल्प्रिट है। ओके, तो आपने एक्चुअली अभी आपका कोर्ट में केस चल रहा है और जज वहाँ पे है और वो कल्प्रिट है, तो उस कल्प्रिट के ऊपर ये सभी मिलके एक्चुअली फोर्स करेंगे। ओके, तो ये आपका एक्चुअली वो जो इसने कुछ क्राइम किया ऐसे वो बोल रहे हैं, तो ये आप तीनों सबूत हो। तो आपने बोलना चाहिए कि आज इसने सच में क्राइम किया, तो आपका जजमेंट लेगा जज, और फिर उससे बात होगी। ओके, सो अभी आप तीनों इसके बारे में आप लोग जजमेंट दोगे। तो लेट्स कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोइड होने के कारण ये तो डिस्टेंस सेम हुआ, यस और नो?
तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए क्योंकि सेंट्रोइड है और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, तो हम लोग को ऐसे भी दिख रहा है ये डिस्टेंस तो आर ही होगा, ऐसा ना। तो अभी आप एक काम करो, क्या पता है, पहले ना देखो फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ओके, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पहले आप देखो कि उन लोग के मैग्नीट्यूड्स क्या है, क्योंकि आपके लिए 4 केसेस है, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, दोनों वेक्टर्स अगर डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन लोगों का मैग्नीट्यूड, और अगर वो दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो आप रिजॉल्व कर सकते हो, और दोनों के बीच में अगर एंगल कुछ डिफरेंट मतलब वैल्यू है, ए और बी इक्वल नहीं है, तो फिर आपको फिर नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आप पहले देखो कि इसका फोर्स क्या होगा हर एक का, तो देखो, तो ये मैं आपको सेपरेट यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये इसके ऊपर फोर्स ऐसे डालेगा, सो आई जस्ट शो विद दिस रेड पेन टू मेक द डिफरेंस इन कलर। सो ये आपका फोर्स डालेगा ऐसे F1, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको F1 बनेगा। तो पहले बंदे को पूछा, अरे भाई ये कैसा बंदा है, तो वो बोला ये तो बहुत ही गंदा इंसान है, इसके ऊपर आप भरोसा मत करो, इसने कौन किया होगा, इसको जेल डाल दो, ओके डन डन फिनिश। ओके, तो ये बंदा उस टाइम पे मैंने भी देखा था, वो ये बंदा बोल रहा है, ओके, इसने वो क्राइम करते समय इसने ऐसा छुरी लेके गया, ओके, और मैंने देखा इसने ऐसा छुरी से ये किया, ओके, तो ये अपने पहले बंदे ने जजमेंट है, उस पहले बंदे को आपने निकाल दिया। अभी दूसरा बंदा बोल रहा है, अरे सर ये बंदा भी बहुत ही ये इसके ऊपर आप भरोसा ही नहीं कर सकते हो, ये बंदा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसने गोली मार दी, तो इसने गोली का डायरेक्शन इसको दे दिया, तो इसने उसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर दिया। देखो स्ट्रेट लाइन में हमेशा रिपल्शन होता है, ओके, इसने आपके इस डायरेक्शन में रिपल्शन दिया, इसने इस डायरेक्शन, ये बंदा भी इसको बोल रहा है, अरे नहीं सर ये छुरी क्या है, इसने तो पता नहीं चप्पल से मारा होगा, ओके, सो थिंग इज दैट इसने चप्पल से मारा, ये बोल रहे हैं। तो तीनों का केस में 3 डिफरेंट डायरेक्शन हो गए, कैन यू सी दैट थिंग, 3 बंदे ने 3 डिफरेंट डायरेक्शन है, इसने स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में अपोज किया, इसने स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन, इसने स्ट्रेट लाइन में इस। तो अभी मुझे बताओ कि ये तीनों फोर्सेस, देखो क्या ये तीनों पहले फोर्सेस इक्वल है, तो देखो ऑब्वियसली ये अगर इक्वल है तो कुछ तो रिजॉल्विंग कर सकते हैं, नहीं तो हमें फोर्थ का ही फॉर्मूला है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि 4 केस मैंने बोले थे, ऐसे, दूसरी केस ऐसे, तीसरी केस ऐसे, ओके, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था और ये कैंसिल हो रहे थे एफ, ओके ओके, और चौथी केस ऐसे हो रही थी, ओके, चौथी केस हो रही थी ऐसे, ऐसे हो ऐसे। तो इन 4 में से कौन सा है, तो पहले तो 2 केसेस हम लोग को वैसे ही दिख रहा है कि ये नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल ही मतलब यहाँ वहाँ है, राइट नो, देखो ऐसे। तो पहले देखो कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड देखो, तो ये F1 हो गया, ये F2 लेंगे हम लोग, और ये F3 लेंगे, ये 2 है ना, चाहिए ऐसे, ये F3, ओके। सो इसका F1 क्या लेंगे, F1 इज 1/4πε0 Q1 Q2/r², ओके। तो इन केस में दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका Q1 Q2 ही है, दोनों का आपका Q ही है, ये सुनो, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो इस केस में आपका Q तो सेम हो गया, और डिस्टेंस तीनों के केस में, पहले केस में भी R है, दूसरे केस में भी R ही है, तीसरे केस में, तो तीनों का फोर्स तो इक्वल होगा ना, ओके। तो इससे हमें एक तसल्ली मिल गई कि ये हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं। इस केस में आपको ये F1 है तो ये F2 होता है, मतलब 2 अनइक्वल फोर्सेस होते हैं, ओके। तो इस केस में आपके फोर्सेस इक्वल है तीनों, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके, सो गुड थिंग। So we can resolve this, okay? So because resolving becomes beautiful. अगर आप रिजॉल्विंग करना जानते हो ना तो बहुत ही आसान होता है, ओके। तो आप बोलोगे सर अभी हम लोग ये कैसे करें, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो, तो आपको ये ऐसे करना चाहिए। तो अभी आपके 3 फोर्सेस ऐसे हैं ना, तो ये आपका पहला फोर्स F, पहला ऐसे नहीं, नीचे लगता है, ओके, पहला नीचे है F, दूसरा है ऐसे F, और तीसरा ऐसे F। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप पहले एक काम करो, क्या पता है, पहले ना ये दोनों का आप रिजल्टेंट फाइंड करो, मतलब ये जो ऊपर वाले 2 है ना, इनका रिजल्टेंट फाइंड। तो आप बोलोगे सर हम लोग कैसे फाइंड करें, तो इसलिए तो हम लोग को आधा एंगल चाहिए ना, क्योंकि आपने जब एक्चुअली ट्रिक बोला था तो उसमें आपने ऐसे बोला था कि ये F है और ये अगर F है, देखो इस केस में तो ये आपको आधा एंगल चाहिए ना, तभी तो आप 2F cos थीटा लिख सकते हो, राइट, ऐसा ना, क्योंकि ये बनता है F cos थीटा, F sin थीटा कैंसिल होते हैं, ऐसा ना। सो ये आपका बनता है ऐसे F cos थीटा, दोनों के सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में बोल रहा हूँ, तो ऐसे 2 बार होंगे। और आप बोलोगे सर F sin थीटा ऐसा कैंसिल होगा ना, F sin थीटा, हाँ ये तो मैंने सही बोला और आपने भी सही सुना भी, ओके, नो डाउट। अभी ये क्या है ना कि इस केस में आपको भी चाहिए थोड़ा आपका ज़्यादा बेंडिंग दिखता है ना, ये आप थोड़ा ऐसे बना, ओके, मेक इट लुक ब्यूटीफुल, ओके, लुक एट दिस, ओके। तो अभी आपका ये एंगल कितना होगा, हमें तो आधे से ही मतलब है, लेकिन पूरा अगर मिला तो भी चलता है, क्योंकि उसका आधा कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये एंगल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे फिर से इस कंसेप्ट पे, देखो ये पूरा एंगल 60 है ना, ओके, तो इसका आधा तो होगा 30, यस सर, ये तो 90 बनेगा,
तो ये बन गया आपका 60 ना, ओके। और अगर आपने ठीक से देखा तो ये देखो, आप बहुत ही ध्यान से देखो, अगर ये एंगल आपका 60 बन गया, देखो ये अगर आपका एंगल 60 बन गया तो आपका ये एंगल क्या बनेगा, देखो लुक एट दिस, दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस लाइन, दिस इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्दो ऑन द बोर्ड इट लुक्स लिटिल बिट क्रूकेड बट इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन के बीच में और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में तो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गए ना, कैन यू सी दिस। ऐसे जब आपके दो लाइंस होते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, तो आप बोलोगे सर कैसे होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट होता है, इसको हम लोग कहते हैं ये वर्टाइस है ना, तो वर्टिकली ऑपोजिट बनता है, यस और नो। तो वर्टाइस के ऊपर आपका ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये तो आपने पहले बचपन में भी पढ़ा था, ओके। तो अभी ये ऐसे होगा, देखो ये आपका 60 है तो ये भी आपका 60 होगा, और वैसे ये भी 60 होगा ना, क्योंकि ये 30 90 60, क्योंकि तीनों मिलके 180 होना चाहिए ना, तो ये भी आपका 60 होगा। तो मतलब तो बहुत ही आसान है, ये आपका 60 बनेगा, वैसे ये भी आपका 60 होगा। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस, सो वेरी सिंपल। तो अभी आपका ये रिजॉल्व करो, चलो करो इसको रिजॉल्व। इसका रिजॉल्व क्या होगा, ये बनेगा f cos 60, इसका भी होगा f cos 60, तो ये दोनों ऐड होंगे, और इसका साइन क्या होगा f sin 60, ये भी होगा f sin 60, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड होंगे, तो इसका आंसर आएगा 2f cos 60। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है। तो ये आपका बन गया, इसका ऊपर का इतने का ही आंसर बनेगा आपका 2f cos थीटा। सो इसका आंसर अभी आप यहाँ पे लिखो, सो इसका आंसर बनेगा 2f cos, इसका आंसर cos 60। और व्हाट इज cos 60? cos 60 इज हाफ, cos 60 इज हाफ, यस सर। सो 2 टू कैंसिल, आंसर आएगा f। तो ऊपर का आएगा आंसर f और ये नीचे का f, तो दोनों f ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो आंसर नेट क्या होगा, सो देयरफॉर f नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कैसे मैंने किया, बहुत ही आसान मैंने किया है कि यहाँ पे आपके फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होंगे। तो ये मैंने कंसेप्ट यूज किया सेकंड केस का, तो मैग्नीट्यूड ऊपर का f है, नीचे का f है, और आप भी देखो ना इसके ऊपर फोर्स भी आपका 0 होना चाहिए। आप सब बोलोगे क्यों, तो आप देख सकते हैं फैन की तरह दिखता है, देखो आपने नॉर्मली एक फैन देखा है, राइट, ओके, आपने फैन देखा होगा, तो अब सेंटर के हिसाब से देखो, इसके ऊपर फोर्स f है, इसके ऊपर f है, इसके ऊपर भी f है, तो सेंटर के ऊपर फोर्स क्या आएगा, f और f है ऐसे। तो अगर आपने ऐसे घुमाया तो ये ऐसे ही दिखेगा ना, तो सेंटर का पॉइंट कभी मूव होता है फैन के केस में, नहीं होता है, तो आपका फोर्स नेट 0 आता है, ओके। तो वैसे भी अगर आपने सोचा होगा कि अगर आपका फोर्सेस तीनों इक्वल है और बैलेंस्ड है एग्जैक्टली, तो वो आपका 3 ब्लेडेड फैन दिखता है, देखो, ओके। बट नो वरी, नो प्रॉब्लम, ओके, आप इस केस में डायरेक्टली आपका आंसर 0 लिख सकते हो, और ये तो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हो गया क्यों होगा 0, ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, ओके फाइन। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so now let's go to the question number 3. Okay, so I hope you all understood. So just take a screenshot or at least write this, pause this, you can write this thing. Okay, so now we'll go to the question number 3. Okay, so I'll go to the question number 3. Okay, I'll rub this thing. So force is a vector quantity, हाँ, तो वेक्टर को आप वेक्टोरियली ऐड कर सकते हो, प्लीज नोट दैट, ओके। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन 3 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन 3 बोला है कंसीडर चार्जेस q, q and -2 प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 चार्जेस है q, q और -q और -q, 3 चार्जेस है q, q और -q प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी वापस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, ओके, ये आपका बन गया आपका -q, ओके। तो आपको बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑब्वियसली इसका लेंथ तो इक्वल होगा, नो डाउट, ओके, एज शोन इन फिगर, ओके, दैट सेम फिगर यू कैन टेक, ओके, एंड हियर यू कैन टेक थर्ड q as -q, नो प्रॉब्लम, ओके। देन व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स बोला है, ईच बोला है ना, तो हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना चाहिए। देखो ये आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे डेवलप करेंगे, इसलिए मैं आपको ये एक्चुअली कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताता हूँ, बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ओके, वन एप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट कम ऑन योर बोर्ड पेपर, ओके। लेकिन अभी इस केस में तो मैं आपको मतलब जेईई और मेंस के लिए आपको पहले बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो आप बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो फर्स्ट विल डेवलप दिस बेसिक्स, सो वंस यू ready with the basics, I slowly move to the mains, then slowly move to the advanced. You can see my list, okay, so in that you will understand, okay, so I'll continue that, okay, and I'll rub this board, okay। तो इसका आंसर अभी हम लोग का क्या होगा, फाइंड द फोर्स ऑन ईच, ही सेड, तो हर एक के ऊपर फोर्स फाइंड करने को बोला है, ओके। तो वैसे तो हम लोग, हमें पता है ये तो लड़का है पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो मैं ऐसे हर एक टाइम पे बोलता हूँ क्योंकि आपको फिर बाद में यू कैन फील दैट थिंग, ओके। सो आपको ऐसा मतलब प्रैक्टिकली रिलेट करना बहुत आसान होता है, ओके, ये तो लड़की है, ओके, ओके। तो अभी फर्स्ट केस में आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन किधर है वो क्वेश्चन, हाँ ये, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स आपको पूछा है। चलो हम लोग ए चार्ज इसको लेंगे, इसको हम लोग बी यहाँ पे दे दिया भी था, और इसको हम लोग सी, ओके। तो फोर्स ऑन ए फाइंड करेंगे, ओके, फोर्स ऑन ए, तो ए के ऊपर फोर्स क्या होगा, देखो ये इसको, देखो मैंने आपको बोला है जिसके ऊपर आप फोर्स फाइंड कर रहे हो
तो वो आपका हमेशा कल्प्रिट होता है, वो हमेशा जज के सामने बैठा हुआ होता है, मतलब वो खड़ा होता है, ओके मे बी, एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू नाउ गिव द जजमेंट अबाउट दैट पर्सन। सो यहाँ पे जजमेंट देने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ओके। तो पहले तो इसको पूछा है बी वाले बंदे को, अरे भाई ये बंदा कैसा है? तो ये बोला ये बंदा बहुत ही बेशरम है, बंदा बहुत अच्छा नहीं है, बंदे को पहले से फांसी दे दो, ओके। आगे पीछे सोचो मत, जज भाई आप फांसी दे दो, अगर 2 रस्सी नहीं है मैं घर से लाके आपको देता हूँ, ओके। तो ये बंदे ने पहले से इसको फांसी देने को बोला है, ओके। सो द थिंग इज दैट इसका फोर्स पहले से इसको रिपेल कर रहा है, बंदे के बीच में पहले से रिपल्शन था, ओके। तो इसने इसको डायरेक्टली रिपेल कर दिया, फांसी दे दो सर, फांसी दे दो इसको, ओके। घर से रस्सी में लाके दूंगा अगर नहीं है तो आपके पास, बंदे ने डायरेक्टली बोला, ओके। तो ये तो इसने रिपेल कर दिया, ओके। तो इसका फोर्स हो गया लेट्स से कुछ F1, तो हम लोग F1 फाइंड करेंगे, ओके। सो F1 क्या होगा? K Q Q, क्योंकि दोनों तो Q है, अपॉन L स्क्वायर, राइट? L स्क्वायर, यस वेरी गुड। तो ये आपको बनेगा K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। अब बोलोगे क्या ये F1 और F2 सेम है? क्या ये F1 और ये F2 सेम है? तो इसने इसको रिपेल किया, ये क्या करेगा? अभी लड़की है ना, तो ये लड़की बोले अरे नहीं सर इसको फांसी मत दो, इसको आइसक्रीम दो, ओके। बंदा आइसक्रीम खाने के लायक है, ओके। बंदा हमेशा मुझे एक्चुअली कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देता था, बंदा बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा, ओके। तो ये बंदा बोल रहा है, ये बंदी बोल रही है कि ये अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि इसका फोर्स इसने उसको अट्रैक्ट कर दिया ना, ये सुनो, इसने उसको ओके अट्रैक्ट कर दिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर इसका फोर्स क्या इससे इक्वल है? तो पहले देखो, क्योंकि आपने हमेशा हमें बोला है क्या फोर्सेज अगर 2 अनइक्वल डायरेक्शन में है तो हमेशा इक्वल है। तो देखो, तो लेट्स सी ओके देखेंगे। सो ये हो गया आपका F1, F2 होगा आपका K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस, ओके। R का बर्थडे L है, L स्क्वायर। तो ये तो आपका सेम हो गया ना। तो आप बोलोगे सर ये F1 और F2 इक्वल है ना सर, ये F1 और F2 इक्वल है। हाँ, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा? बोलो आप, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा? ओके, तो आपका रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा ना सर, ऐसे दोनों के बीच में, एंड यस यू आर करेक्ट, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजॉल्व करते समय हमको वो आधा एंगल चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? देखो ये बहुत ही आसान है, ये तो 60 है ना, तो करस्पॉन्डिंगली ये भी 60 हो गया, और अगर ये भी 60 है ना तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन के ये 60 हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग, ये 60 का ये 60 करस्पॉन्डिंग और ये 60 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों के बीच में आपका रिजल्टेंट मिलेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 120। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, या आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो द थिंग इज दैट आपका रिजल्टेंट कैसे होगा? तो डायरेक्टली 2f cos थीटा लिख सकते हो, ये आपका थीटा बनेगा, तो आपका f रिजल्टेंट बनेगा 2f cos 60। तो ये बंदा आपका इसके ऊपर फोर्स आएगा cos 60 sin 30 हाफ, तो ऐसे याद रखते हो cos 60 साइन ऑफ 30, नो उल्टा ऐसा आता है ना, तो हाफ आप लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर रहेगा फोर्स। तो इसके ऊपर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ओके। सो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज ए। वैसे अभी चार्ज बी और सी के ऊपर फाइंड करो, सो फोर्स ऑन बी फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन बी। तो इसके ऊपर क्या होगा? ये आपका हो गया चार्ज प्लस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और ये हो गया माइनस क्यू। ओके, तो इसका भी सिचुएशन वैसे ही आएगा ना, जैसे ये लड़का इसने इसको जैसा बोला है, तो ये भी थोड़ी इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहा है, ये भी वही बोलेगा, अरे सर ये भी तो बंदा बहुत ही मतलब बेशर्म है सर, इसको फांसी। अच्छा, इसने बोला था मुझे रस्सी ला के देगा सर, ये मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि रस्सी इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, गोली ले लो सर, गोली मार दो, टाइम वेस्ट भी किसका भी नहीं, ओके। आपका नहीं, मेरा नहीं, किसका नहीं, ओके। तो ये बंदा बोलेगा इसको सर गोली मार दो, ओके। तो द थिंग इज दैट टाइम वेस्ट, देखो ये बंदा बोल रहा है टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, ओके। सो इसने आपके ऊपर फोर्स F डाला, और ये इक्वल ही होगा ना, क्योंकि आपका डिस्टेंस भी L है, चार्जेस Q है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स F होगा, ओके। यहाँ पे ये आपके इक्वल, सो F1 और F2 इक्वल टू F लेंगे, F1 F2 इक्वल टू F लेंगे, ओके। इसका मैग्नीट्यूड, ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। We are not considering direction here, we are looking at the magnitude only, because direction will get from here on the diagram, okay. Getting this point, this is parallel to the x-axis like this, okay। वैसे इस केस में क्या होगा? अब ये लड़की भी बोल रही है अरे नहीं सर इसको मत दे दो सर, गोली मत मारो उसको, ओके। चाहे तो इसको मतलब यू नो चॉकलेट की गोली दे दो, लेकिन ऐसी गोली मत दो। तो ये लड़की इसको अट्रैक्शन दिखा रही है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन ये तरफ होगा, ओके। तो ये आपको होगा। तो अभी बोलो कि इसके बीच में एंगल क्या होगा? रिजल्टेंट तो सर हमें पता चला इसके बीच में होगा, ये तो रिजल्टेंट श्योर है, जिसका रिजल्टेंट 2f cos थीटा भी होता है, क्योंकि इसका cos थीटा ये और इसका cos थीटा, इसका ये cos थीटा और इसका cos थीटा, ओके। तो ये तो हमें पता ही चल गया, तो ये बनेगा f cos थीटा f sin, लेकिन इसका sin थीटा वैसे कंपोनेंट किधर होंगे? ओके, तो जस्ट आई विल शो यू, पर इसके sin थीटा कंपोनेंट्स होंगे इस साइड ऐसे, देखो f cos थीटा के परपेंडिकुलर f sin थीटा होगा, क्योंकि f हमेशा दोनों के बीच में होता है, तो बनेगा f sin थीटा। वैसे इसका f cos थीटा, तो ऐसे बनेगा f sin थीटा, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड f sin थीटा, तो f sin थीटा ऐसे कैंसिल हो गया, ये f cos थीटा f sin थीटा मिलके 2f cos थीटा बन गया।
ओके लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, थीटा एंगल क्या होगा? ये तो बहुत, क्योंकि सर ये एंगल्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही हो गए ना, तो इसके हम लोग, ये तो अपने अच्छा था, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर किया, ये करस्पॉन्डिंग किया, ठीक है। इसका अरे ये तो और भी अच्छा है, देखो इसका ऐसे स्ट्रेट लगाते हैं तो ये पूरा एंगल 180 होगा ना, तो ये तो ऑलरेडी हमारा 60 है, तो ये पूरा मिलके 120 होगा ना, ये और ये मिलके, तो ये हो गया आपका 60 और ये भी आपका हो गया 60। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, तो पूरा तो आपका 180 होना चाहिए ना एंगल, ऑब्वियसली इतना तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये तो 60 हो गया, तो वो दोनों तो ऑब्वियसली 120 होंगे ना दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो ये आपका हो गया 60 ओके। तो ओके सर, यस नाउ आई अंडरस्टूड। सो एफ रिजल्टेंट हो गया 2f, मतलब आपका f ये, और cos 60 sin 30 दैट इज हाफ, तो इसका भी फोर्स आपका f आ गया। अभी हम लोग फोर्स ऑन c फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन c, ओके। तो c केस में क्या हो गया, तो c केस में आपकी लड़की है, दो लड़के हैं, ओके, और ये आपकी लड़की है, ओके, बहुत ही आसान है। तो इसके ऊपर अभी आपको फोर्स फाइंड करना है, तो ये तो आपका कल्प्रिट हो गई, ये तो आपकी कल्प्रिट हो गई, यस नो। तो अभी आपको पहले इससे भी जजमेंट पूछ रहे हैं, ये क्या करेगा इस लड़की को, ये तो अट्रैक्ट करेगा, बोला अरे इसको जज ने बोला ये कैसे है भाई लड़की कैसे, तो वो जज के लिए बोलेगा अरे सर लड़की बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है, जब भी जाती है मेरे को हमेशा हाथ दिखाती है, लड़की ऐसी होनी चाहिए, ओके। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे तो अट्रैक्शन हो गया, अरे वाह भाई भाई, तो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन हो गया, देखो, ओके, ये आपका फोर्स F से अट्रैक्शन हो। अभी इसको पूछे, देखो इसने इसको अट्रैक्ट किया, राइट, तो इसने पूछे अरे सर वो बंदा बोल रहा था उसको हाथ दिखा रही थी, वो तो मुझे भी तो हाथ दिखाती है, ओके। तो ये बोलेगा सर मुझे भी एक्चुअली वो अट्रैक्ट करती थी, वो चीजें मुझे हमेशा हाथ मुझे भी दिखाते थे, ओके। तो अभी तो मतलब लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है ना, तो जज बोलेगा अच्छा ठीक है भाई तुम्हें हाथ दिखाती है, तुम्हारा भी अट्रैक्शन है, ओके, उसको भी हाथ दिखाती थी, ओके। और शायद और कोई चार्ज होता तो वो उसको भी हाथ दिखाती थी, वो शायद ऐसी लड़की है कि वो सभी को हाथ दिखाती है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता, तो वो उसको दिखती है हाथ दिखाती है, तो शायद ऐसा होगा। तो द थिंग इज दैट जेंटल मस्ट हैव बीन लाइक हां व्हाटएवर, ओके हाय, ओके, सो वो ऐसा होगा, ओके। तो द थिंग इज इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, तो इसका रिजल्टेंट तो दोनों के बीच में होना चाहिए ना सर, एंड यस ये एंगल है 60, तो इनके दोनों के बीच में आएगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ओके। तो एफ रिजल्टेंट क्या होगा, एफ ये होगा 30 एंगल ना, सो दिस विल बिकम एफ cos 30, टचिंग एंगल हमेशा cos आणि प्लस f cos 30, सो आपका बनेगा 2f cos 30, सो f रिजल्टेंट बनेगा 2f cos 30, सो cos 30 sin 60 मतलब √3/2, ओके, √3/2, तो इसके ऊपर फोर्स आएगा √3f, ओके। तो इसने बोला सर मुझे वो हमेशा हाथ दिखाती थी, वो बड़े खुश हो गया, ये भी बोल रहा अरे सर ये तो मुझे भी तो हाथ दिखाती थी, ओके। सो शायद वो रिक्शे वाले को भी हाथ दिखाती होंगी, ओके, वो बंदों को लगा हुआ अपने को हाथ दिखा रहे हो, सो द थिंग इज एनीथिंग कैन हैपन, राइट, द थिंग इज दैट, बट द थिंग इज देयर इज अट्रैक्शन, ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। सो यहाँ पे अट्रैक्शन था, ओके, डन, यस। सो द थिंग इज दैट यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा √3f। सो आई होप पीपल अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ओके। सो नाउ आफ्टर दिस नाउ विल गो फॉर मोर प्रॉब्लम्स, ओके, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन पार्ट। इफ यू थिंक दैट आई एम लाइक, अब मैं आपको कंटिन्यूसली बहुत पढ़ा रहा हूँ, तो आप पॉज करके डेफिनेटली छोटा सा 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, बट इफ यू आर फीलिंग रियली इंटरेस्टेड यू कैन कीप वाचिंग दिस थिंग्स, ओके, इट विल बी फन फॉर पीपल, ओके, एंड आल्सो एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग आल्सो, ओके, एंड मेक थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट द वे you know how these things are happening, okay, done, okay। So with this I'll wind up this session then, okay. In the next session we'll take question 4, 5 and all these questions which are there, okay. So also I'll take your main side ones, okay. So yeah, with this, okay, so keep sharing the video and also like the video, okay. Thank you, okay.